पहले तो रोते थे मईशत तबाह कर दी, इन्होंने सियासत तबाह कर दी, आज तो इन्होंने हमसे आईन ही छीन लिया है। साहब बहुत अहम बात कर चुके हैं कि जब सानिया मशरकी पाकिस्तान हुआ तो उसके बाद इस चीज को कैटेगोरिकल लाइन में शामिल किया गया कि 90 दिन से आगे मामला नहीं जाएगा। सिविलियन सेटअप में इस तरह से मार्शल लॉ लगाने की जो कोशिश इन्होंने की है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसके नताइज होंगे। ये नताइज के बगैर तो नहीं खत्म हो सकता। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के और आइन के साथ नहीं खड़ा होगा उसकी नस्लें भी शर्मिंदा रहेंगी। कहा जा रहा है कुछ पकड़ धकड़ भी हो रही है, कहने को इजाजत है, लेकिन जलसे के लिए किसी तरह का तावन हुकूमत की तरफ से नहीं दिया जा रहा। हकीकत क्या है? इंतजामिया या पुलिस है वो अपने जो छेद कंडे हैं दुमछल्ला बन के वो लगे हुए हैं, बट जो बात करने की यह है कि पकड़ धकड़ और लोगों को हरासा करना। किस तरह से अवार्ड्स मिल रहे हैं? यकीनन हमारे कुछ सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तो ये सियासी बुनियादों पर है या कारकर्दगी भी कुछ है? अक्सरियत जो है वो ज़ाहिर है इस हुकूमत ने अपने पसंदीदा और चुनीदा लोगों को दिए हैं, और उसकी वजह उनकी मुल्क के साथ वफादारी नहीं है, बल्कि इन ख़ानदानों के साथ, इन माफियाज के साथ, इन करप्ट लीडर्स हुक्मरानों के साथ इनकी वफादारी के एवज़ उनको ये अवार्ड दिए गए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज 23 मार्च है, यौम पाकिस्तान, तजदीद अहद का दिन। मगर सितम यह है हमें अहद याद रहा है और ना ये अहद रहने के काबिल। यौम पाकिस्तान पर रियासत को सरजमीन बेआइन बना दिया गया है। तहरीक पाकिस्तान में हमारे आबा और अजदाद आज़ादी की खातिर जानों की कुर्बानियां देते रहे, तो आज उन्हीं शोहदा के बच्चे सस्ते आटे के लिए जान से गुजर रहे हैं। आज चारसदा में भी सस्ता आटा लेने आया शख्स पांव तले कुचल कर जान की बाजी हार गया। सितम यह है कि अब तक तजर्बाकार हुकूमत की सस्ता आटा स्कीम 5 पाकिस्तानियों की जान ले चुकी और यह सिलसिला भी जारी है। कड़वा सच यह है कि हुकूमत ने आवाम को आटे चीनी की लाइनों में लगा रखा है और खुद आइन शिकनी का व्यापार कर रही है। वो सहाफी, दानिश्वर, सियासी रहनुमा जो पीटीआई हुकूमत के दौर में महंगाई पर गले फाड़ते थे, आज खामोशी की चादर ताने क्यों सो रहे हैं? इसकी एक झलक ऐवान सदर और चारों गवर्नर हाउसेज में सिविल एजाजात की तकरीब में देखी गई। अवाम रोटी के लिए मर रहे हैं, हत्या के सीनों पर तमगे सजाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद के आईजी को सदर आरिफ अलवी के हाथों तमगा शुजात से नवाजने पर भी सोशल मीडिया में सवाल उठ रहे हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल 2 सूबों में इंतखाबात का है, जो आईनी तकाजा भी है और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी। मगर जब हुक्मरान आइन शिकनी पर उतरे हों तो फिर कैसा आइन और कैसी कानून की पासदारी? हालात ये हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से पंजाब में इंतखाबात मुलतवी करने पर हुकूमत की सफ़ों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अपने फ़ायदे के लिए अब इस आइन शिकनी को कौमी मफाद का नाम देकर भाषणबाजी की जा रही है। मगर सवाल ये है कि आइन शिकनी का ये चलन कब तक चलेगा? अवाम की अदालत में जाने से ये हुकूमत कब तक बच पाएगी? इसी से आगाज़ करेंगे। सिद्दीक जान मेरे साथ हैं। सिद्दीक, आपने भी इन्हीं दिनों में यही 23 मार्च से पहले बड़ा मुश्किल दौर देखा है, बड़े मुश्किल दिन देखे हैं, लेकिन आपकी ये जिद्दोजहद आज़ादी सहाफ़त के लिए थी, आइन के लिए थी, बुनियादी इंसानी हुकूक की आज़ादी के लिए थी, उनकी हिफाजत के लिए थी। आज तो हम पहले तो रोते थे मईशत तबाह कर दी, इन्होंने सियासत तबाह कर दी, आज तो इन्होंने हमसे आइन ही छीन लिया है। बिल्कुल उसामा भाई, आप दुरुस्त कह रहे हैं। इस वक्त मसला ये है कि आइन इंपॉर्टेंट नहीं है, जिद और अना इंपॉर्टेंट है, जाती मफादात इंपॉर्टेंट है, और ये हुकूमत जो है ये अपनी सियासत के लिए रियासत कुर्बान कर रही है। आप देखेंगे आइन में बड़ा वाज़ेह है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं और अवाम के जो नुमाइंदा हुकूमत है वो अवाम पर हुक्मरानी करेगी। और इसी वाले से साहब बहुत अहम बात कर चुके हैं कि जब सानिया मशरकी पाकिस्तान हुआ तो उसके बाद इस चीज़ को कैटेगोरिकल लाइन में शामिल किया गया कि 90 दिन से आगे मामला नहीं जाएगा। हर सूरत में 90 दिन में इलेक्शन कराने होंगे, ताकि जिसको भी अवाम समझते हैं कि उसको हक हुक्मरानी दिया जाए तो वही हुक्मरानी करे। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये अपने ज़ाती मफादात के लिए रियासत को कुर्बान कर रहे हैं, सियासत पर रियासत को कुर्बान कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर ये अनारकी चाहते हैं, इंतशार चाहते हैं। आप मुझे बताएं, जिन बुनियादों पर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन पोस्टपोन किया है, मुझे बताएं क्या अक्टूबर में वो सारे मसले हल हो जाएंगे? क्या दहशतगर्दी 100% ख़त्म हो जाएगी? अगर दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए हुकूमत की कोई संजीदगी भी नज़र आ रही होती, फिर भी था कि हाँ यार हो जाएगी। यहाँ पे तो जो CTD है जिसका काम दहशतगर्दों से लड़ने और पकड़ने, वो सहाफ़ियों को पकड़ रही है। मेरा केस जो है वो CTD के पास था, पॉलिटिकल वर्कर्स का केस जो है वो CTD के पास था। तो ये तो इस वक्त हालात हैं, ये तो इस वक्त सूरत हाल है। तो कैसे हम इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे? और साथ ही जो फंड्स हैं, कहाँ से पैसे आएंगे? पैसे तो मौजूद हैं,
इनके अपने अयाशों के लिए अरबों रुपए मौजूद हैं, इनके अपने दौरों के लिए सब कुछ मौजूद है, इलेक्शन के लिए नहीं है। मरदमशुमारी के लिए पैसे मौजूद हैं क्योंकि उसके लिए उसके बहाना बना के इलेक्शन डिले करने हैं। तो ये सारे बहाने, असल मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत साजबाज सारा ये सारे पूरे पाकिस्तान को पहले पता था, और जिस तरह से मशकूक अंदाज में रात के वक्त ये प्रेस रिलीज आया इलेक्शन कमीशन का, वो सारा बता रहा है कि असल माजरा क्या है। सब कुछ बड़ा अफसोसनाक है सदीक। मैं प्रियम्बल पढ़ना चाह रहा हूँ आईन पाकिस्तान का। इसको मुकद्दस डॉक्यूमेंट कहा जाता है। सिर्फ आमिर जो हैं वो इसके बारे में कहते होते थे कि जी ये इसको रद्दी की टोकरी में फेंक दे, लेकिन जो उसका प्रियम्बल कहें, दिबाचा कहें, आइन की भी बुनियाद कहें, वहां पर लिखा है वेयर इन द स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर्स एंड अथॉरिटी थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, जिनको लोग चुनेंगे। अब मुझे बताएं निगरान सेटअप का क्या बनेगा? यानी वोट तो खत्म हो गया, चोजन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं होंगे जो हुकूमत चला रहे होंगे। आपने अवाम से छीन ही लिया वोट का हक, और 6 महीने, कुछ समझ नहीं आ रही 6 महीने किस लिए दिए गए हैं। और इलेक्शन कमीशन ने जो बुनियाद बनाई, या जो कहें जी हम तक रिपोर्ट आई, 3 गुना इजाफा हो गया जी दहशतगर्दी में, 300 गुना इजाफा दहशतगर्दी में हो गया। मुल्क के कुछ इलाके जो हैं वो दहशतगर्दों के कंट्रोल में जा चुके हैं। ये जो इन्होंने अपना फैसला सुनाया है इलेक्शन कमीशन ने, उसमें दर्ज है। तो उसके बाद कौन सी इन्वेस्टमेंट आएगी, कौन आकर यहां पर इन्वेस्ट करेगा, क्या यहां पर खेल होंगे, कौन सी टीम आकर इंटरनेशनल क्रिकेट यहां पर होगी, जब आप खुद कह रहे हैं जी 300 गुना 3 गुना इजाफा दहशतगर्दी में है, पाकिस्तान के कुछ हिस्से दहशतगर्दों कंट्रोल में है। ना कोई इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ना हुकूमत ने इस पर डिबेट की है, लोगों को बताया नहीं। इलेक्शन कमीशन तक खत पहुंचा है और उसने कह दिया जी ये बुनियाद है, इसलिए हम इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर रहे हैं। तो 6 महीने बाद क्या हो जाएगा? और कोई 1 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, 6 हफ्ते नहीं, 6 महीने आ गए, फिर 6 साल ले जाए, ये तो कोई पूछने वाला नहीं। फिर लेकिन इसका मतलब यह है कि आमिर जितने भी गुजरे हैं, डिक्टेटर जितने भी गुजरे हैं, उन्होंने मुल्क के हालात की खराबी का बहाना बनाकर, उसको बुनियाद बनाकर, बहाना कहें या बुनियाद कहें, वो बनाकर उन्होंने 10-10 साल हुक्मरानी किया। तो वो बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि वो भी ये समझते थे कि इलेक्शन हल नहीं है। फिर इसका मतलब है कि जो एक डिक्टेटर की हमेशा ये सोच और अप्रोच रही है कि सियासतदान करप्ट हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, ये पाकिस्तान को नहीं चला सकते, ये पाकिस्तान को तबाह करने वाले हैं, और इस मुल्क को डिक्टेटर्स ही चला सकते हैं। फिर उनकी सोच भी ठीक है, फिर वो ठीक कहते हैं कि वो ही चला सकते हैं, ये नहीं चला सकते। तो ये जो इस वक्त सूरत हाल है, इसमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि ये अपनी सियासत के लिए रियासत को कुर्बान कर रहे हैं। इनको उस डर से भी है कि इलेक्शन होंगे तो इमरान खान आ जाएगा, इमरान खान आएगा तो नैब तरमीम खत्म हो जाएगी, नैब तरमीम खत्म होगी तो करप्शन केसेस जो बंद किए हैं वो दोबारा खुल जाएंगे, वो दोबारा खुल जाएंगे, तो फिर ये लूटा हुआ पैसा, जो हराम का पैसा बाहर रखा हुआ है, ये वापस करना पड़ेगा। तो अपनी जात के लिए, अपने मफाद के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से बड़े सख्त अहकाम देगी। और इसमें यह भी देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए क्या था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए यह था कि पहले आर्टिकल 220 के जरिए अहकाम देते तमाम मुतल्लिका इदारों को कि हमें ये चीजें चाहिए, और वो सारी चीजें देने के बाद अगर वो ना देते तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते, और उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन ये नजर आ रहा है वाज़ेह तौर पर, ये तो सदीक जान ऐसे है कि कोई डॉक्टर कहे कि मैं इलाज नहीं करता, पुलिस वाला कहे कि मैं अपनी ड्यूटी नहीं दूंगा, मैं आपकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, कोई और आकर यहाँ पर कह दे जनाब MNA MP कह दे जी हम तो कानून ही नहीं बनाएंगे, हमारा काम ही नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाना है, वो उसी से इनकारी हो गया। जिनका काम सिक्योरिटी देना है वो सिक्योरिटी से इनकारी हो गए। जिनका काम रकम देना है, वजारत खजाना का काम, आइन में तो यही है ना कि उन्होंने प्रोवाइड करना है, वो उससे इनकारी हो गए। तो यहाँ तो इसका मतलब है कि सबने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम आइन पर अमल नहीं कर सकते, जो मर्जी हो जाए। तो फिर ये आए किस लिए हैं, बैठे किस लिए हैं? 6 महीने किस तरह गुजारेंगे? ये क्या मुंह दिखाएंगे आलमी इदारों को? तो ये IMF के बगैर कैसे चलाएंगे 6 माह? जी फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं। फवाद चौधरी साहब, कैसे ये 6 महीने गुजार सकेंगे इस तरह हमें बेआइन करके? जी फवाद साहब, जी फवाद चौधरी साहब आवाज आ रही है सर? जी हम दोबारा कोशिश करते हैं राब्ता करें तहरीक इंसाफ के नाम में फवाद चौधरी साहब से। जी सिद्दीक, यही बात जो मैं कह रहा था कि 6 महीने कैसे गुजारेंगे? देखिए बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, जो निगरान सेटअप है वो 90 दिन से आगे जा नहीं सकता, और उनको डे टू डे रिस्क के लिए रखा हुआ है। वो पॉलिसी डिसीजन ले नहीं सकते, उनके पास इख्तियार है नहीं। किस तरह से ये चलाएंगे? ये बिल्कुल उसी तरह से मुल्क को चला रहे हैं जैसे डिक्टेटर चलाते हैं। ये बिल्कुल इस वक्त आइन खत्म हो गया, पाकिस्तान में आइन मुअत्तल हो गया है, और यहाँ पे एक सिविल डिक्टेटरशिप है। और जिस तरह से ये मुल्क को चला रहे हैं, जैसे इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहे हैं, और इससे अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, अनारकी बढ़ेगी, इंतशार बढ़ेगा। ये मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेकर जा रहे हैं, और मकसद सिर्फ एक है कि पाकिस्तान में हालात इतने खराब हो जाएं कि जो है वो इनको इलेक्शन में भी ना जाना पड़े। साहब हमारे साथ हैं। फवाद चौधरी साहब, ये बगैर आइन मुअत्तल बेआइन मुल्क कर दिया इन्होंने, कैसे चलेगा अगले 6 महीने? नहीं 6 महीने नहीं, अगले 3, 4, 5 दिनों में फैसला होना है कैसे चलना है। अगले 4, 5, 6 दिनों में फैसला होना है। देखें ये अगले
ये कोई आसान नहीं है जो इन्होंने कर दिया है, इनको इसका पूरा भुगतना पड़ेगा। बहुत ही उन्होंने एक सिविलियन सेटअप में इस तरह से मार्शल लॉ लगाने की जो कोशिश इन्होंने की है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके नताइज होंगे, ये नताइज के बगैर तो नहीं खत्म हो सकता। तो हमने देखना ये है कि अगले 3-4 महीने कैसे इस पे जो सुप्रीम कोर्ट का अब क्या इस पे कल से जो शुरू होगा, और बुकला जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, लाहौर बार एसोसिएशन ने, बाकी बार एसोसिएशन ने इसकी एक पूरा लाएमल अपना देना शुरू कर दिया है। 48 घंटों में आपके सामने लॉयर्स का भी पूरा जो रद्द अमल है वो आ जाएगा, और अगले मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह 72 घंटों में आप देखेंगे कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा रद्द अमल जो है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा फवाद साहब, बड़ी बेशर्मी से कहा जा रहा है कि जी ये तो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, कोई इसको चैलेंज ही नहीं कर सकता, उन्होंने बड़े आईनी बहरान से मुल्क को बचा लिया है। वो वही बेशर्म थे ना जो बाहर निकल के आके कह रहे थे कि 7-4 से हमारे हक में फैसला हो गया। तो जहाँ लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल इतने नॉन प्रोफेशनल, नॉन सीरियस और सिर्फ एक नौकरी के लिए वो अपना कुछ भी करने को तैयार हों, तो उस जैसी हुकूमत, जैसे जो हुकूमत है उससे आप ऐसी क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ज़ाहिर है बाकी तो उसमें वैसे ही चू चू का मुरब्बा है, किसी को पता नहीं दूसरे की क्या सोच है। तो इस हुकूमत से आप क्या और एक्सपेक्ट करेंगे? लेकिन बहरहाल असल बात यह है कि हम जो आइन की जो मुहाफ़िज है वो पाकिस्तान की अवाम है और सुप्रीम कोर्ट है। इन दोनों ने मिलके क्या करना है ये अगले 48 से 72 घंटों में हमारे सामने। लेकिन जो हो गया फवाद चौधरी साहब, अल्लाह करे कि ये बात दुरुस्त हो, सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है, वरना तो यहाँ बिल्कुल अनारकी है, रोजगार छिन गया, लोग मर रहे हैं आटे की लाइनों में। अब इन्होंने आइन भी छीन लिया, इस मुल्क में तो कुछ बचा ही नहीं। फिर नहीं, कोई ऐसी नहीं है, हमेशा एक गहरी रात के बाद ही सूरज निकलता है, सूरज रोशनी होती है। तो आप देखेंगे कि जितनी रात गहरी हो गई है उसके बाद सूरज ही निकलना है, और उम्मीद का सूरज जो है वो निकल रहा है, और ये पाकिस्तान में। और दूसरा ये कि आपको नजर आ जाता है ना, फिर इसका फायदा ये होता है कि एक आपको ये भी नजर आ जाएगा कौन किधर खड़ा है, और बड़े बड़े जो डेमोक्रेट्स हैं वो भी एक्सपोज हो जाते हैं, बड़े बड़े जो बातें करते हैं वो भी एक्सपोज हो जाते हैं। तो ये वो वक्त है जब मोहतरमा फातिमा जिन्ना का इलेक्शन हो रहा था, तो जिन लोगों ने उस वक्त मोहतरमा फातिमा जिन्ना का साथ नहीं दिया, आज तक उनकी नस्लें भी शर्मिंदा है इस बात के ऊपर। तो ये भी ऐसी ही एक मूवमेंट है। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के और आइन के साथ नहीं खड़ा होगा उसकी नस्लें भी शर्मिंदा रहेंगी। जी सिद्दीक, फवाद साहब, ये बताइए कि ये पूरा इन्होंने पैटर्न सेट किया, पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर अटैक किया, उनको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की, अदलिया पर हमले किए, और कुछ वकला तंजीमों को भी साथ मिलाया, उनकी तरफ से रेफरेंस दायर करवाया, और फिर ये इलेक्शन कमीशन से अनाउंस करवा दिया। तो ये जो आप वकला तहरीक का जिक्र कर रहे हैं, ये कितनी जानदार होगी और इसको कौन लीड करेगा? और अगर ये होता है तो ये बड़ा एक स्टेप होगा, तो इसका क्या आप लोगों ने इस पे डिसाइड किया है? नहीं, ये बड़ा जानदार होगा। जिस मुल्क में सदीक जान जैसे सहाफ़ी हों, जिस मुल्क में लोग अपने ऊपर जुल्म सहने के बाद भी हंसते मुस्कुराते सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए सदीक आप जैसे लोग, उससे उम्मीद तो नहीं खत्म होती। आप जैसे लोग ही पाकिस्तान की उम्मीद है, और ये आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जो इस वक्त रिस्पांस जो मैं समझ रहा हूँ, ये रिस्पांस आपकी तवक्को से बहुत बड़ा होगा। ये जो इफ्तिखार चौधरी की मूवमेंट थी ना, उसमें तो बड़े थोड़े लॉयर्स थे, और आपको पता ही है जरा उसको सपोर्ट भी और तरह थी। ये जो जेन्युइन लॉयर्स मूवमेंट पाकिस्तान में ये अब चलनी है, और आप देखेंगे 48 घंटों में किस तरह से एक लाएमल सामने आएगा, और बहुत बड़ा एक रद्द अमल जो है वो अगले 72 घंटों में आपको नजर आ जाए। अच्छा, ये जो जवाब पेश किया जा रहा है फवाद साहब कि जी 2 सूबों में इलेक्शन हो गए तो ये हमेशा यही रीत पड़ जाएगी, बड़ा मसला हो जाएगा, फिर निगरान सेटअप नहीं होगा, पंजाब में जो हुकूमत बना लेगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, इसके लिए तो फिर आइन के आर्टिकल 224 को तब्दील कर लें, और आप कह दें कि एक दफा असम्बली बनेगी, वो सूबा असम्बली तोड़ नहीं सकते, वज़ीर आला असम्बली तोड़ नहीं सकता, इस्तीफा हो नहीं सकता। तो ये तो फिर सारा आइन में तरमीम करनी पड़ेगी ना। फिलहाल तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है उसमें जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का तकाजा ये है कि सूबे वफाक से अलहदा इलेक्शन करा सकते हैं, और ये जो सूबाई हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, जो बार बार ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करती है, अगर वो ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी खत्म करना चाहती है तो पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ दे और कहे कि इसको खत्म कर दें, तो फिर उसके बाद इस पर बहस हो जाए, पार्लियामेंट में बिल लेके आए, आर्टिकल 224 अमेंड करें, और ये आप ले आए बेशक। जी,
कहीं फिर तसादुम का खतरा तो नहीं, क्योंकि इरफान कादिर साहब मुशीर भी हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल भी हैं, इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म को मुशावरत भी दे रहे हैं, कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार ही नहीं है। इरफान कादिर साहब जो है ना वो मेरे बहुत दोस्त हैं और मैं उनका जो है ना वो उनके ऊपर बात नहीं कर सकता ज़्यादा। सिर्फ मैं आपको इतना बताऊंगा, ये सदीक जान आपके साथ बैठे हैं जो इंसाइक्लोपीडिया है एक कोर्ट्स के मामलात का। बिल्कुल, ये सदीक से पूछें स्टोरी कि जब इन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट को जाके कि मैं आपका ये हुक्म नहीं मानता, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उनका लाइसेंस ही मुअत्तल कर दिया तो फिर 3 साल मिन्नतें तरले और बस पाँव ही पड़ के फिर लाइसेंस वापस लेना पड़ा। तो अगर इरफान कादिर की एडवाइस पे ये हुकूमत चल रही है तो फिर इनकी फिर आपको इंशाल्लाह इनका हशर आप देख लेंगे बड़ी सही। लेकिन एक आप सियासतदान अपने मुखालिफ को भी, इस जो दूसरी तरफ होता है उसको भी कुछ समझता ही है। ये तो कहते थे मरियम नवाज हो, राना सनाउल्लाह साहब, एहसन इकबाल, मुसद्दिक मलिक, बड़े सभी कि जी असम्बलियाँ तहलील करें इलेक्शन हो जाएंगे, असम्बलियाँ तहलील करें इलेक्शन हो जाएंगे। तो अब क्या हो गया? नहीं, असम्बलियाँ तहलील कर तो दे, लेकिन अब तो ये हो गया ना कि इनका हशर नशर हो गया, ये करने की किसी पोजीशन में ही नहीं रह गए। ये तो बस इनका रोने धोने आप सुन लें, और ये जो इस वक्त एक अजाब आया हुआ है इनको समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या। अच्छा, आप उम्मीद करें 2 से 3 दिन में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाएगा, लेकिन अगर इसमें जी 2-3 दिन में तो नहीं आ सकता। मैंने आपको कहा 2-3 दिन में वकला कर दिया मना है। अच्छा, वकला कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर दोबारा जाता है मामला तो कितनी देर लग सकती है, और फिर उसमें क्या हम देखेंगे कि वक्त गुजरता चला जाएगा, 30 अप्रैल से मामला आगे चला जाएगा? नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला करना ना, मंडे ट्यूसडे तक फैसला करना कि वो अपने फैसला जो पुराना है उसको बहाल करते हैं या नहीं करते हैं। और इलेक्शन वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि आइन की तशरीह का इख्तियार उन्हें है या इलेक्शन कमीशन को है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में कल हम पिटीशन फाइल कर देंगे, अब देखते हैं, उसको जल्दी लगाना चाहिए। और अभी भी मुज़ाकरात की जो बात चल रही है, आज ये भी आ गया जी हुकूमत की तरफ से जी हम बैठकर बात करने को तैयार हैं, उसमें क्या हो रहा है? ये किसने कहा? हुकूमत की तरफ से कहा गया कि जी हम वेलकम करते हैं कि एक वसी तर डायलॉग के लिए अगर सीरियस हैं तो बात करने को तैयार हैं। नहीं, हम तैयार हैं, बिल्कुल, हम इंशाल्लाह ताला बिल्कुल तैयार हैं ये मुज़ाकरात करने के लिए। जब भी मुज़ाकरात करेंगे हम उसके लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात ही करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, सेटअप में। जाहिर है आपने कोई हमको मिलिटेंट तो नहीं है कि हमने ज़बरदस्ती कब्जा करना। जी, आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वज़ीर कानून है, उनका ये बयान था कि अच्छा, एक चीज़ और, वज़ीर आज़म ने आज 23 मार्च के हवाले से पैगाम में कहा है कि जी ये सियासी अफरा तफरी की वजह से मुआशी अदम इस्तेहकाम है। किसकी वजह से? सियासी अफरा तफरी है जिसकी वजह से मुआशी अदम इस्तेहकाम है। हाँ, तो हम तो पहले दिन ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शन कराएं ताकि ये अफरा तफरी खत्म हो और कौम के नुमाइंदा लोग आके ये मामला देखें। हम तो पहले ये कह रहे हैं। ठीक, अच्छा फवाद चौधरी साहब, अब कल आपकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा, क्या प्लान है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से? ये कल इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ चौधरी, आप हमारे साथ थे, हमें आपने वक्त दिया। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं 2 से 3 दिन में वकला का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक बड़ा ज़बरदस्त रद्दमल सामने आएगा। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जा रहा है तो वहाँ क्या होता है, क्योंकि ज़्यादा अरसा इस तरह मुल्क नहीं चल सकता कि पता ही ना हो इलेक्शन कब होंगे नहीं होंगे, क्या होगा। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे क्या हो रहा है इस मुल्क में और किस तरह से मुल्क चलाया जा रहा है, किन लोगों को एजाज़ात दिए जा रहे हैं, लेकिन अवाम आटे की लाइनों में लग के मर रहे हैं। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। तहरीक इंसाफ की तरफ से हफ्ते की रात को जलसे का ऐलान किया गया। पहले बड़ी बहस होती रही, इजाज़त नहीं मिल रही थी, मामला हाई कोर्ट तक गया, इजाज़त मिली, लेकिन अब कुछ मामला और तरफ चला गया है। मियां असलम इकबाल साहब सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ हैं। मियां साहब, क्या इस वक्त हालात हैं? कहा जा रहा है कुछ पकड़ धकड़ भी हो रही है, कहने को इजाज़त है, लेकिन जलसे के लिए किसी तरह का तावन हुकूमत की तरफ से नहीं दिया जा रहा, हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बहुत शुक्रिया उसामा भाई। देखें, जो आपने बात की है, बात तो ऐसी है कि पकड़ दकड़ का कोई सिलसिला जो है वो कम कोई नहीं हुआ, वो उसी तरह ही चल रहा है। लाहौर में भी वही सूरत हाल है, दूसरे शहरों में भी वही सूरत हाल है, और इसी तरह इस्लामाबाद में तो बहुत बुरे, इन्होंने जितनी भी लीडरशिप थी उनको ना सिर्फ पकड़ा हुआ है बल्कि उनके घरों पे छापे भी मारे जा रहे हैं, और चादर चारदीवारी का जो एक तकद्दुस होता है
उसको भी बमाल किया जा रहा है। अब जलसे के लिए हमें जो जगह मिल गई मीनार पाकिस्तान पे, आज क्या हुआ कि आज इन्होंने पानी खोल दिया मीनार पाकिस्तान के उधर, जो वाटर हाइड्रेंट होता है उसको खोल दिया ताकि पानी जो है वो तालाब की शक्ल में वहाँ पे इख्तियार कर जाए, जो कि मैंने फ़ोन करके मुतलका बंदों को भी कहा। फिर उन्होंने अभी मैं दोस्त उधर भेजे हैं ताकि पर्सनली जाके वो देखें और उसको चेक करें ताकि उसको देखा जा सके। दूसरा यह है कि अभी मुझे वहीं पर मैं करीब से गुजर रहा था तो मुझे पता चला और उन्होंने मुझे बताया कि जो SHO लारी अड्डा है उसने तमाम गेट्स को जो है वो ताले लगवा दिए हैं कि सामान अंदर ना लेके आ सकें ये, क्योंकि कोर्ट के अंदर हमारा जो इनके साथ हुआ था एग्रीमेंट वो ये हुआ था कि 48 आवर्स हमें ये उस 40 आवर पहले हमें ये इजाज़त दे देंगे ताकि हम सामान वगैरह वो ले जा सकें। और क्योंकि कल का ये दिन है, परसों तो हमारा जलसा है, तो आज हम तैयारी, अगर हमारा आज सामान आएगा, कल लगेगा सारा दिन और परसों दोपहर तक लगेगा, फिर ही जाके कहीं हमारा जो है वो सिलसिला होगा। और रात को खान साहब इंशाल्लाह सैटरडे को हफ्ते वाले दिन इंशाल्लाह 10 बजे कौम से खिताब फरमाएंगे और बहुत अहम ऐलानात हैं जो इंशाल्लाह उस जलसे में वो करेंगे। तो जहाँ तक इंतजामिया या पुलिस है वो अपने जो छेद कंडे हैं दुमछल्ला बन के वो लगे हुए हैं, बट जो बात करने की यह है कि पकड़ दकड़ और लोगों को हरासा करना, FIR में एक FIR में 2,500 से 3,000 बंदे कर दिए नामालूम, फिर दूसरे में कर दिए, फिर तीसरे में कर दिए। तो 7-8 हज़ार बंदा लाहौर का जो है, जो लाहौर के अंदर FIR हुई हैं उनके अंदर इन्होंने नामजद किए हैं, नामालूम की शक्ल में, कुछ नामजद किए हैं, कुछ नामालूम की शक्ल में। तो वो फिर यही है कि क्रैकडाउन करेंगे, लेकिन जैसे जैसे इनकी ये हरकतें हो रही हैं आप देखेंगे कि वैसे वैसे अवाम का जो गम और गुस्सा है वो गुस्सा इनके ऊपर ज्यादा हो रहा है और उसी तेजी के साथ पब्लिक जो निकल रही है। अब भी आप जमान पार्क की तरफ जाकर देखें तो वहां पर आपको अभी भी 3-4 हज़ार बंदा हर वक्त बैठा हुआ वहां पर नजर आएगा। वहाँ पे जो कैंप लगे हुए हैं वो सारा बिल्कुल, वो तो मेले का समा है, लेकिन केटरिंग, कुर्सियां, टेंट्स वगैरह देने वालों की भी कोई फहरिस्त हुकूमत ने तैयार की हुई है। फिर ये भी हम देख रहे हैं 23 मार्च भाई फहरिस्त तैयार नहीं की, उनके ऊपर पर्चे दे रहे हैं। पहले तो जो वहाँ पर टेंट लगे हुए सारे ये जला के चले गए, कुर्सियां इन्होंने जला के चले गई, जिस तरह खान साहब के घर का मेन दरवाजा तोड़ के अंदर चले गए। इंतहाई बदतमीजी, इंतहाई बगैरती की एक निशानी है कि इन्होंने इस तरह की हरकत की है। और दूसरा ये है कि बाहर से तमाम, फिर ये जो बैरियर लगे हुए थे सिक्योरिटी, भाई अगर तुम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते तो एक बंदे ने अपनी जाती जेब से वो सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं, वो बैरियर जो लगाए हुए थे ताकि खुदा न खास्ता कोई इस तरह का कोई अंदर बंदा दाखिल ना। हमें क्या पता था कि किसी ने क्या दहशत गर्दी करनी है, पुलिस खुद ही दहशत गर्दी बनी है, हुकूमत खुद ही दहशत गर्दी। मेरे साथ सिद्दीक जान भी हैं हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद की, वो भी आपसे सवाल करेंगे। मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि बिल्कुल इसी तरह से मॉल टाउन में भी यही बहाना बनाया गया था जी, बैरियर है, नो गो एरिया बनाया हुआ है, और फिर हमने देखा था 14 लोग वहाँ पर जाँ बाक हो गए थे। सिद्दीक जान, मियां साहब ये बताइएगा कि अब तो आपको लगता नहीं कि आपकी जो जहद ज़रा लंबी होने जा रही है, क्योंकि इलेक्शन भी मुलतवी कर दिए गए हैं और पकड़ धकड़ जो है वो बहुत सख्त की जा रही है। यहाँ पे भी इस्लामाबाद में यही किया गया है कि दहशतगर्दी की दफात के तहत FIRs काट के और जो भी उनको नज़र आता है कि एक्टिव है उसको उसी में गिरफ्तार करके और उसका नाम शामिल कर लिया जाता है। तो मुश्किल नहीं हो गई ज़रा आपके लिए? और आपने, अब लगता नहीं आपको कि ये पंजाब और KP की असम्बलियाँ तोड़ के आपने गलत किया था? सिद्दीक भाई, सबसे पहले तो आपको रिहाई मुबारक हो, और आप एक जीदार और खुददार आदमी हैं और आपने बड़ी खुश सलूबी के साथ ये मामलात भी सारे निपटाए और बड़ी जुर्रत के साथ निभाए हैं, तो इसके ऊपर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत कम लोग आपकी तरह नीचे से ऊपर आके तो इस जुर्रत के साथ खड़े रहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी कौम के लिए आप फख्र हैं। दूसरी बात यह है कि जो आपने असम्बलियाँ तोड़ने का, देखें असम्बलियाँ तोड़ने का हमें बिल्कुल किसी किस्म का कोई रंज नहीं है। हम मुल्क के अंदर ये चाह रहे थे कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, वो उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक कि नए इलेक्शन ना हो, नया मैंडेट ना है, और उस मैंडेट के बाद ही मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी आनी थी और उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आनी थी, फिर मुल्क आगे की तरफ बढ़ना था। अभी आप देख लें जैसे जैसे इनकी हुकूमत है आगे की तरफ जा रहे हैं, लोगों के गरीब लोग जो महंगाई में पिस चुके हैं, मर चुके हैं, खुदकशियां कर रहे हैं, इनको किसी किस्म की कोई शर्म या नामी इनको नहीं रही। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती मफाद के लिए, अपने प्रोटोकॉल के लिए, अपनी औलादों के मामलात केसेस खत्म करवाने के लिए अपने टर्न्योर को लंबा करते जा रहे हैं।
देखें ये आइन की मैं समझता हूं कि कल रात आइन को तोड़ा गया। कल रात ना सिर्फ आइन को तोड़ा है बल्कि अदलिया का मजाक भी उड़ाया गया और कितनी ढिठाई के साथ आगे कहा जी हम इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। मैं समझता हूं कि पूरी कौम जो है और कौम का हर बंदा जो है वो अदलिया के साथ खड़ा है। इंशाल्लाह कल हम कोर्ट में जा रहे हैं, हमें किसी किस्म का मलाल नहीं है कि हमने असम्बलियां तोड़ी। हमने तो आइन देखें सब जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है ये एक उसको सिर्फ जी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखा हुआ है कि अगर असम्बलियां टूटती हैं तो इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे। क्या हमने आइन से मावरा कोई काम किया? हमने वही किया जो आइन के अंदर था। और हम समझ रहे थे कि पंजाब के अंदर जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है, जिस तरह से बंदों को घेरा जा रहा है, जिस तरह से उनकी कीमतें लगाई जा रही हैं, जिस तरह से खराब किया जा रहा है, तो बेहतर यह है कि फ्रेश मैंडेट के लिए अवाम के पास जाया जाए। जी, ये एक डिसाइसिव मूवमेंट नहीं आपको लग रही, फैसला कुन, जिस तरह आपकी तरफ से कहा गया है हकीकी आज़ादी का। हम 23 मार्च की अगर बात करते हैं आज के दिन की, इससे एक दिन के बाद आपका जलसा है और उसी जगह पर जलसा है जहां पर करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी कि हमने पाकिस्तान हासिल करना है। तो आज वहीं पर उसी दिन 23 मार्च की रात को ही 22 और 23 मार्च की दरमियानी रात आइन को ही ख़त्म कर दिया जाता है, वो वोट का हक ही छीन लिया जाता है लोगों से जिसके लिए पाकिस्तान बना था। देखें उसामा भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त मुल्क एक ऐसे नहज पे खड़ा है कि जहां पर हमने फैसला करना है कि हमने किधर जाना है। क्या हमने गुलामी की तरफ जाना है या हकीकी आज़ादी की तरफ जाना है? अब कौम सारी जाग रही है। और मैं समझता हूं कि इससे पहले मेरी भी पॉलिटिकल करियर 37 साल का करियर है, मैंने कभी इस तरह कौम को बाहर निकलते हुए वो दिलेरी से मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ के अंदर। जितनी दिलेरी के साथ वो खड़े हो रहे हैं, जितनी दिलेरी के साथ यूथ बाहर निकली है, जितनी दिलेरी के साथ घरेलू खवातीन, जब हम जीटी रोड पे जा रहे थे इस्लामाबाद की तरफ, तो मैंने तो वो मंजर देखे हुए हैं कि हैरानकुन मंजर कि माएँ बहनें, छोटी हमारी बेटियां, सही वो जो बिल्कुल मियां साहब, इतने जुल्म के बाद बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मियां असलम इकबाल साहब, तहरीक इंसाफ के सीना रहनुमा, आपने हमें वक्त दिया। ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि सस्ते आटे के लालच में अवाम को किस तरह से दरबदर किया जा रहा है, किस तरह से उनको मारा जा रहा है, क्या हो रहा है। ब्रेक के बाद बताते हैं। अब पता चला। अब पता चला। हर साल की तरह यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीबात का एहतमाम हुआ, ऐवान सदर में भी, गवर्नर हाउसेस में भी। लेकिन अब अगर सोशल मीडिया को देखें तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि जी एक तरफ तहरीक इंसाफ ने IG इस्लामाबाद पर बहुत से इल्ज़ामात लगाए, इसी तरह ज़ुहैल सफ़र चट्टा साहब हैं, इनको एंटी करप्शन में लाया गया और अगर देखें तो चंद ही दिनों में इन्होंने काफ़ी कुछ, शायद दर्जन से ज़्यादा केस बना दिए तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ। इनको भी अवार्ड मिल जाता है और सदर से ही मिल जाता है। इसी तरह कामरान टेसौरी साहब को भी मिल जाता है निशान इम्तियाज़, गवर्नर सिंध हैं। तो लोग पूछ रहे हैं इन्होंने अब तक क्या किया है मुल्क की खातिर, और उन्होंने तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही तकरीर कर दी, तो कुछ समझ नहीं आई। सिद्दीक जानी, किस तरह से अवार्ड्स मिल रहे हैं? यकीनन हमारे कुछ सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तो ये सियासी बुनियादों पर हैं या कारकर्दगी भी कुछ है? देखें कुछ तो गिने चुने लोग हैं जिनको बिल्कुल ठीक दिया गया, बाकी अक्सरियत जो है वो ज़ाहिर है इस हुकूमत ने अपने पसंदीदा और चुनीदा लोगों को दिए हैं, और उसकी वजह उनकी मुल्क के साथ वफादारी नहीं है बल्कि इन ख़ानदानों के साथ, इन माफियाज़ के साथ, इन करप्ट लीडर्स हुक्मरानों के साथ इनकी वफादारी के एवज़ उनको ये अवार्ड दिए गए हैं। देखें, ये अवार्ड इसलिए होते हैं कि वाकई आप उन लोगों की खिदमत पाकिस्तान के लिए हों। मैं पूरा तो नहीं देख सका, लेकिन मैं देख रहा था कि उनमें एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, परवेज़ इकबाल औसर साहब। मैं उनका काम काफ़ी देखता हूँ कि जिस तरह से वो कश्मीर के लिए जाके और बहुत सारे वहाँ के ऑफिशियल्स, यूरोप के ऑफिशियल्स के पास जाते हैं, वहाँ के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनके पास जाते हैं, वो कश्मीर का मुकदमा उनके सामने रखते हैं, कश्मीर की बात करते हैं, इंडिया को टफ टाइम देते हैं, और वो इंडिया उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करता है, और बहुत से इंडिया के लोग तो उनसे खौफज़दा भी होते हैं। और उनके लिए किसी ने बड़ा अच्छा लिखा था कि वो पाकिस्तानी जिससे इंडिया जो है वो डरता है। तो हाँ, इन लोगों को दें, वो डिज़र्व करते हैं, वो पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान का मुकदमा इंटरनेशनली और कश्मीर का, उनको दें। लेकिन अगर आप इस तरह से देंगे ज़ाती वफादारियों पर, और उन लोगों को देंगे जो आपके दरबारी हैं और जिन्होंने आपके लिए जो है वो अपने अपने जो उन्होंने अपने अपने इदारों में जो हलफ लिए हुए हैं उसकी वो खिलाफवर्जी कर रहे हैं, आपकी मोहब्बत में उनको अगर आप देंगे
तो इससे फिर आप इन अवार्ड्स का मजाक बनवाएंगे और इनकी कोई वक़्त नहीं रह जाएगी। तो उन लोगों को दें, उन पाकिस्तानी को दें जो डिजर्व करते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जो लोग डिजर्व करते हैं इसमें बहुत से नाम वैसे हैं। कवी खान साहब का है, सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम मरहूम हैं, भगवान दास आंजहानी उनको है, जस्टिस राइट राणा भगवान दास, और भी बहुत से लोग हैं, कोई शक नहीं। लेकिन फिर बात यह ना कि उस अवार्ड का हम क्या, वही अवार्ड अगर एक ऐसे शख्स को मिल रहा है कि जिसने, आप देखते हैं शहबाज गिल साहब के ड्राइवर की अहलिया के साथ क्या हुआ, उनकी बच्ची के साथ क्या हुआ, ये आईजी इस्लामाबाद के आने के बाद, साफ़ियों के साथ क्या हुआ। आज भी आपको पता है कि साफ़ी सरापा एहतजाज हैं कि आप वाला मामला तो है ही, दीगर साफ़ी अब भी कुछ कैद हैं। फिर जो तशद्दुद हुआ वो आज तक, यानी वज़ीर कानून कह चुके हैं, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कह जी बिल्कुल आपके साथ ज़्यादती हुई है, मुकदमा होना चाहिए। वो मुकदमा पुलिस के खिलाफ आज तक नहीं हुआ, जो यानी अदालत के बाहर जिस तरह तशद्दुद किया गया, और उसमें कई जो हमारे साफ़ी रहनुमा हैं वो भी बीच में हैं कि साकिब बशीर साहब की मिसाल है, वो लेकर चल रहे हैं। इस तरह जो इस्लामाबाद में तशद्दुद हम देखते हैं, शेलिंग देखते हैं, और कारकर्दगी अमन-ओ-अमान की सूरत हाल देख लें, चलें सब कुछ छोड़ दें आप, तो वो आए दिन तो हम देख रहे हैं स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं इस्लामाबाद में। तो फिर किस लिए दिया गया है आईजी पुलिस को, किया क्या है इन्होंने? देखें, अभी आपने अपनी बात में जिक्र किया दो और साफ़ियों का, गौहर और हुज़ैफ़ा, एक रिपोर्टर हैं, एक कैमरामैन है। अच्छा, जिस दिन उसामा भाई मैं वहाँ पे ड्यूटी कर रहा था 18 मार्च को, तो दरमियान में मुझे वहाँ से, जहाँ पे ये कंटेनर का हिसार था, वहाँ से ज़रा बाहर जाना पड़ा, और दोबारा जब मैं अंदर आया तो मुझे वहाँ से गुजरते हुए कोई मैंने डिस्कशन सुनी, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि दो साफ़ी को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है, और उनको जो गिरफ़्तार किया गया वो 12 बजे से पहले किया गया, और जो शेलिंग हुई, जो लाठीचार्ज हुआ, जो तसादुम हुआ, वो जाकर हुआ 3 बजे के बाद। उनको 12 बजे से पहले गिरफ़्तार कर लिया गया था, और 12 बजे से पहले गिरफ्तारी में भी उनके ऊपर जो है वो डाला गया है कि जनाब उनके पास कोई पेट्रोल बम था, ये था। तो ये कितना अफसोसनाक है, ये कितना शर्मनाक है। देखें, जिन लोगों पर इस वक्त दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए जा रहे हैं, जिन लोगों को जिस तरह से गिरफ्तार किया जा रहा है, जिस तरह से रखा जा रहा है, मुझे बताएं क्या उसके बाद वो उन सब लोगों से मोहब्बत करेंगे जो ये गिरफ्तारी करवा रहे हैं या जो गिरफ्तार कर रहे हैं? उनकी फैमिलीज, उनके रिश्तेदार, वो मोहब्बत करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो हम क्यों अपने ही लोगों को अपने ही इदारों के खिलाफ कर रहे हैं? ये बात पता नहीं क्यों नहीं हमारे हुक्मरानों को, जिम्मेदारों को समझ आ रही। और सीटीडी जिसका काम दहशतगर्दों से लड़ना है, उसको आप पॉलिटिकल वर्कर से और साफियों से लड़वा रहे हैं और उनसे ये काम करवा रहे हैं। ये बहुत अफसोसनाक है। अब हम आखिर में अवाम की बात कर लें। आज की हमारी वायरल स्टोरी में ये तमाम मनाजिर सोशल मीडिया पर हैं, दिल खराश मनाजिर हैं। देखा नहीं जाता कि एक तो कई घंटे आटे की लाइनों में लगे हुए हैं लोग, ख़वातीन हैं, मर्द हैं। 5 लोग अब तक कम से कम जाँ बहक हो चुके हैं। आज भी खबर आती है कि 4 सद्दा में आटा लेने के लिए आया शख्स, 40 साला शख्स, वो जान से चला गया। इसी तरह आप देखें, इसके साथ साथ खबर आ रही है जनाब खैबर पख्तूनख्वा से ही, बन्नू डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ भी आप देखें एक खातून एक मर्द वहाँ जाँ बहक हो जाते हैं। पंजाब में 2 शहरियों की जान जा चुकी है इसी आटे की लाइन में। तो ये हो क्या रहा है? वहाँ लोग कह रहे हैं कि हमें तज़लील का सामना करना पड़ता है, कई घंटे हम लाइन में लगते हैं, लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, मर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो चंद दिन गुजार सकेंगे इस आटे के ज़रिए, अपने बच्चों का पेट पाल सकेंगे। अगरचे उनको भी पता है कि सिर्फ आटा नहीं है खुराक, और भी उनको कुछ चीज़ें लवाजमात चाहिए, और ये पता नहीं कितने दिन उनका गुजारा हो सकेगा। तो क्या हुकूमत बेहतर तरीके से मैनेज नहीं कर सकती थी? कोई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत, एहसास प्रोग्राम के तहत कुछ उस तरह से करते? ये लोगों को मार रहे हैं आप। देखें, हुकूमत ने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें मैनेज की हैं। मरीम नवाज़ को बरी कराया, कैप्टन सफदर को बरी करवाया, शहबाज शरीफ के केसेस ख़त्म करवाए, हमजा शहबाज के केसेस ख़त्म करवाए, सलमान शहबाज के केसेस ख़त्म करवाए, इसाक डार को वापस लाए, वो जो एक ज़ायफ तो मुजरिम लंदन में बैठा हुआ है उसको पासपोर्ट दिलवाया, यहाँ वो जो उनकी बेटी जिनको बरी कराया गया उनको पूरी सिक्योरिटी, पूरा प्रोटोकॉल। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें वो मैनेज कर रहे हैं। बाकी आपने देखा नहीं है कि 100 रुपये की चीज़ 200 की हुई तो उस पर 20 रुपये की सब्सिडी दे दी। शहबाज शरीफ साहब ने 180 की कर दी। 100 की चीज़ पहले 200 की, फिर 20 रुपये सब्सिडी दे के और 180 की कर दी। ये शोबाजियाँ, ड्रामेबाजियाँ, अदाकारियाँ, फ़नकारियाँ, ये चीज़ें चल रही हैं। जब इनका सारा फोकस अपनी ज़ात के ऊपर होगा, अपने मफाद के ऊपर होगा, जब इनका सारा फोकस अपनी जो हराम का लूटा हुआ पैसा है उसको बचाने पर होगा, तो फिर मुल्क के अंदर यही होगा। देखें, ऐसे हालात में एज ए पाकिस्तानी हम सब की भी जिम्मेदारी है, उन पाकिस्तानियों की जो जिनके पास अल्लाह ताला ने जिनको इस्तात दे रखी है, वो ऐसे लोगों के जो लाइनों में लगते हैं उनको दें, उनको आटा लेकर दें, उनको राशन लेकर दें। यही वक्त है कि आप लोगों के लिए ये चीज़ करें। पूरी पाकिस्तानी कौम की जिम्मेदारी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है। हुकूमत से आप तो मत करें। हुकूमत जिस मकसद के लिए आई थी वो उस मकसद को पूरा कर रही है। आपकी बात 100% दुरुस्त है, मगर अब हालात ये
अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बहुत पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत दिया है, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो पिछले 1 साल में इस लेवल पर चले गए हैं कि पिछले साल तो वो दे रहे थे, आज उनके लिए खुद मुश्किल हो गई है। ये हालात हो रहे हैं यहाँ पर। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन जाहिर है जिसके पास भी इस्तात है उसको जज्बे के साथ आगे बढ़ना चाहिए और ये चीज़ करनी चाहिए। हुकूमत से आप तो बिल्कुल ना रखें, लोगों की ना तो औकात लगाएं, मायूसी होगी क्योंकि हुकूमत जिस मकसद के लिए आई है वो उसी पर लगी हुई है। जबरदस्त तरीके से उन्होंने आईन ही मुअत्तल कर दिया, तो अब किसी से क्या उम्मीद रखनी है। अब देखते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबिया कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।